हम लोगों ने क्या था बेटा, रेटिंग B1 बल्ब का जो कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे इलेक्ट्रिक हीटर आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाए, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। समझ पा रहे हैं कि जो उसकी रेटिंग दी होगी, वोल्टेज दिया होगा, पावर दिया होगा, तो वो देखेंगे कि उसके क्रॉस जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा तो नहीं ड्रॉप हो रहा, उससे ज्यादा ड्रॉप होगा तो वो फिर ब्रेक कर जाएगा सर्किट, फिर रेजिस्टेंस टर्मिनल के क्रॉस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो जहां वो कनेक्ट होगा उसमें करंट हो जाएगा जीरो। कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। बल्ब 1 का क्या था रेटिंग, जरा बताना तो बेटा। गिवन था बल्ब 1 की रेटिंग कितनी थी, ऐसे ही हमने लिख दिया था 100 वोल्ट 100 वाट। बल्ब 2 की रेटिंग कितनी थी, 100 वोल्ट 50 वाट। बल्ब 3 200 वोल्ट 200 वाट। बल्ब 4 200 वोल्ट 100 वाट। बल्ब 5 100 वोल्ट 200 वाट। बेटा इस रेटिंग से पहला काम तो ये रहा होगा कि सबका हम रेजिस्टेंस लिख देंगे। इसका रेजिस्टेंस आएगा R1 की वैल्यू आएगी, हमने बताया था सिंस P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, क्योंकि करंट नहीं पता है, V दिया P दिया तो R हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। फर्स्ट के लिए कहेंगे तो V1 स्क्वायर बाई P1, तो 100 इंटू 100 बाई 100 कितना आ जाएगा 100 ओम। ऐसे रेजिस्टेंस R2 सेकंड का आ जाएगा 100 इंटू 100 बाई 50 200 ओम। ये रेजिस्टेंस तो लिखा होगा सबने, 200 इंटू 200 अपॉन 200 कितना आ जाएगा 200 ओम। R4 क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 बाई 100 R5 100 इंटू 100 बाई 200 50 ओम। ये रेजिस्टेंस लिखा था ना ऋत्विक बेटा। हाँ, अब पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था तो B1 B3 को कनेक्ट किया गया था सीरीज में और B2 B5 को ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमने B1 B3 को सीरीज में कनेक्ट किया था। तो B1 B3 जो सीरीज में कनेक्टेड थे और दो बल्ब था कनेक्टेड ये, और एक बल्ब था पैरेलल। EMF सोर्स कितना लगाया था 200 वोल्ट। ये बल्ब था B1 और B1 था और क्या था बेटा B1 के साथ B3, और ये B4 था और ये था B2 और B5, राइट। यही था ना पहला। और इसको हम सिंपली लिख देंगे रेजिस्टेंस। सिंपली इसको हम लिख देंगे रेजिस्टेंस में, तो क्या हो जाएगा ये
यही सर्किट ये हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये हो जाएगा R1, R3, R2, R5, R4 और E की वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्ट। बस हमें ये देखना है कि हर एक के क्रॉस जो रेटेड वोल्टेज दिया है, इसकी रेटिंग जो दी हुई है उससे ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बल्ब हो जाएगा फ्यूज। तो देखो इसमें हम कह सकते हैं कि सबके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सब पैरेलल में कनेक्टेड है तो हर एक के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा 200 वोल्ट हर ब्रांच के क्रॉस। टू 200 वोल्ट आ रहा ना बेटा? 200 वोल्ट आ गया तो फिर हम लिख सकते हैं इसमें देखो करंट I1, इस ब्रांच में कहें करंट I1, इस ब्रांच में कहें करंट I2, इसको कहें करंट I3। I1 क्या होगा 200/R1 प्लस R3। I1 हो जाएगा इसके क्रॉस, हर एक के क्रॉस वोल्टेज 200 है तो 200/R1 प्लस R3 तो 100 प्लस 200 R1 प्लस R3, चलो लिख दे रहे हैं R1 प्लस R3 तो 200/R1 प्लस R3 हो जाएगा 300। I1 कितना आ गया 2/3 एम्पियर। अब बताओ I2 क्या होगा 200/R2 बाई, या इसको हम EMF लिख दें, वही वोल्टेज होगा E/R2 प्लस R5 तो 200/R2 प्लस R5 हो जाएगा 250, 200 प्लस 50 तो 200/250 4/5 एम्पियर। I2 I3 आ जाएगा, इसके क्रॉस R4 के क्रॉस वोल्टेज होगा 200 वोल्ट। हाँ बेटा शिवांश, I3 क्या लिख दोगे 200/R4, 200/R4, R4 कितना हो जाएगा 400, दैट इज 1/2 एम्पियर। शिवांश ट्राई किया था सर? शिवांश कह रहा है कि उसका नेटवर्क इशू है तो उसको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ठीक। रिकॉर्डिंग कहाँ, रिकॉर्डिंग कोई नहीं। तो ये I3 हो गया 200/400, इसको लिख देंगे 1/2 एम्पियर। ठीक है I3 हो जाएगा 1/2 एम्पियर। अब बेटा वोल्टेज जो होगा इस R1 के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा I1 into R1। देखो फर्स्ट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि VR1 कितना है। पहले हर एक करंट आ गया, अब पहले पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया जाए कि कोई भी बल्ब के क्रॉस जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर कोई एक पे ज्यादा होगा तो ब्रांच वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो अगर R1 R3 कोई फ्यूज होगा तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा, R2 R5 में फ्यूज हुआ तो जीरो हो जाएगा, R4 फ्यूज हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा। तब उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो V1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, V1 हो गया R1 के क्रॉस, दैट इज I1 R1। I1 कितना है 2/3, R1 कितना है 100, 200/3 कितना आ गया 66.7 वोल्ट, 66.7 वोल्ट V1 हो गया।
ये 100 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब बल्ब 1 फ्यूज नहीं होगा। V3 थर्ड बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल I1 इंटू R3, I1 कितना है 2/3 इंटू R3 कितना है 200, 400/3, ये आ गया 133.3। ये बेटा वोल्टेज देखो, जो V3 है, V3 थर्ड बल्ब के क्रॉस 200 हो सकता है, इसलिए बल्ब ये भी फ्यूज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात को? या V1 आ गया तो V1 प्लस V3, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 प्लस V3 इज E। V1 लिख लिया तो E माइनस V1 करोगे तो V3 आ जाएगा। V2 प्लस V5 इज E, V4 इज नथिंग बट E। ये दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। अब आ जाते हैं V2 पे। V2 कहेंगे I2 इंटू R2, I2 कितना है 4/5 इंटू R2 कितना है 200, 800/5, 160 वोल्ट, 160 वोल्ट V2। सेकेंड बल्ब ध्यान देना बेटा, सेकेंड बल्ब के क्रॉस कितना हो सकता था 100 वोल्ट, तो सेकेंड बल्ब तो फ्यूज हो गया। सेकेंड बल्ब फ्यूज होने का मतलब हो गया कि ये हो गया ब्रेक, ये सर्किट ब्रेक कर गया। जैसे ब्रेक कर गया तो R2, इसका मतलब R2 R5 में करंट जाएगा ही नहीं। R5 में भी देख सकते हो अगर करंट जाता, अगर जाता, वैसे तो ब्रेक कर गया तो करंट हो गया 0। अगर जाता तो V5 हम लिखते I2 इंटू R5। I2 था कितना 4/5 इंटू R5 कितना है 40 वोल्ट हुआ, और 5 के क्रॉस 100 हो सकता, तो ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब फ्यूज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब 5 फ्यूज नहीं होगा। बल्ब 4 की बात करें तो बल्ब 4 के क्रॉस कितना हो सकता है 200 वोल्ट है, कितना 200 वोल्ट। तो I3 लिखने को ऐसे जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। I3 कितना आ जाएगा, I3 आएगा 200, I3 आएगा E/R4, E/R4। E की वैल्यू है I3 कहाँ, ये कहाँ से लिखा है लिख चुके हैं 1/2, वही बात है। तो 1/2 एम्पियर I3 1/2 एम्पियर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसको हम चाहें डायरेक्टली वैसे ही आएगा 200 वोल्ट ही होगा, डायरेक्टली कह सकते क्योंकि एक ही एलिमेंट है पैरेलल में, उसके क्रॉस है। अगर कैलकुलेट करोगे फोर्थ के क्रॉस तो I3 इंटू जब लिखोगे R4 तो आएगा 200, 1/2 इंटू R4 देखो कितना है 400, वही आया ना 200 वोल्ट। इसका मतलब बल्ब 2 हो गया फ्यूज। यहां तक लिख लिया सबने, ये बीच का मिटा रहे हैं। अब ये सर्किट हो गया बेसिकली। एक्चुअल में जो बात होगी वो कहानी ये हो गई, ध्यान समझना। इसको हम कह सकते हैं R1 R3 और R2 कर गया ब्रेक, ये हो गया R5 और ये हो गया R4। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 200। अब ये हो गया R1, ये हो गया R3 और ये हो गया, इसमें करंट हो गया 0। इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है I3। तो इसको अगर I3 स्क्वायर इंटू R4 लिखोगे या E स्क्वायर बाई R4 तो इसका वोल्टेज यही आएगा। फोर्थ जो होगा अपने रेटेड वोल्टेज 100 वाट आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग दी है कि जब इसके क्रॉस 200 वोल्ट होगा तो 100 जूल पर सेकंड हीट डिसिपेट करेगा। अगर कैलकुलेट भी करोगे I3 स्क्वायर इंटू R4 तो वही आएगा। I3 स्क्वायर इंटू R4 जब लिखोगे तो 100 वाट आएगा। देखो, तो इसका मतलब हो गया कि बल्ब 1 के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये हो गया
करेक्ट है। बल्ब 3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया 133.3 वोल्ट। बल्ब 2, अब ये इसमें करंट 0 जा रहा है, तो 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। अगर हम आपसे पूछे V2 और V5, फिफ्थ बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कल हमने बताया था लिखना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये ओपन हो गया, याद करो बेटा, कल बताया था ये दोनों ब्रांच नहीं था, खाली यही था, ये लिख के बताया था ना। एक तो 200 इक्वल टू V2 प्लस V5 होगा। V5 डिफाइन है, क्यों डिफाइन है? क्योंकि इसमें जो करंट है एक्चुअल में हो जाएगा I2 0। जब ब्रेक कर गया पता लगा हमें, जब इसके क्रॉस वोल्टेज लिखा तो 0 इंटू R5 V5 होगा। R5 है 50, 0 इंटू 50 इज डिफाइन, दैट इज 0। V5 0 होगा। V2 प्लस V5 इज 200, तो V2 क्या आएगा? ऋत्विक समझ में आ रहा बेटा? बताओ सही, पक्का, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। तो V2 कितना आ जाएगा? V2 तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट 4/5 एम्पियर नहीं है। ये तो हमने चेक करने के लिए किया था। 160 वोल्ट को सस्टेन नहीं कर सकता है, करंट है 0। V2 कितना आएगा? V5 हो गया 0। V5 इज 0, V5 इज 0, हाँ, क्योंकि V5 को लिखोगे I2 इंटू R5, I2 है 0 इंटू I2 है 0, R5 कितना है? 50, 0 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 0। V5 हो गया 0 वोल्ट। अब कहेंगे सिंस V2 प्लस V5 इज इक्वल टू 200 वोल्ट और V5 है 0, तो V2 क्या आ जाएगा? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। क्लियर बिल्कुल? यस सर। तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो V5 लिख दिया और V2 लिख दिया। ये है V5, ये है V2। टिक मार रहे हैं, मतलब फाइनल यही होगा। 4 के क्रॉस कितना कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस? V4 इक्वल I3 इंटू R4, और यह डायरेक्टली कह सकते हो इसके पैरेलल इसी के क्रॉस 200 वोल्ट है, 200 ही आएगा, 200 वोल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसके क्रॉस 200 आ गया V4। अब दूसरा ये पार्ट है, कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा? तो ग्लो करने वाले बल्ब हो गए R1, R3 और R4। ये 4 बल्ब हैं जो ग्लो करेंगे, तो सॉरी 3 बल्ब, और ये दो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस लिख दिया। 3 ग्लो करेंगे, किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी? अब इसकी बात करनी है, तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस अब पता लग गया है। VR1 तुम्हें पता है, चाहो तो V1 जो बल्ब है इसके क्रॉस 66.7 वोल्ट है। अब इसका लिख सकते हो पावर V² बाई R1 लिख सकते हो, या V², क्योंकि V1 स्क्वायर। अब 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 66.7, तो इसको कह सकते हो 60 है? बिल्कुल लिख सकते हैं। V है V² बाई R1 लिखो, या V1 66.7 इंटू I1 लिखो, या I1 स्क्वायर R1 लिख सकते हो। ये समझ पा रहे हो बात को? ये बेटा जरा मिटाओ पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा उसको मिटाओ, क्योंकि इसी के 2 और क्वेश्चन हैं, तो ये रेटिंग वाला यही रहने देते हैं, सर्किट इधर चेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर कर लेना। ले लिया? हाँ, अब देखो, तो इसको हम कह सकते हैं, जो लिखोगे
कि किस पावर से किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे P1 डैश फर्स्ट बल्ब का, तो V1 स्क्वायर बाई R1 लिख सकते हो, या I1 स्क्वायर R1 लिख सकते हो, या V1 I1, सब बताया था, याद आ रहा है? तो जिससे भी लिख दो, V1 भी पता लग गया, 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, या पोटेंशियल पता है, I1 पता है, तो P1 या यहाँ पे लिख दो P1 डैश इज इक्वल टू V1 कितना लिखा था हम लोगों ने बेटा? 66.7 इंटू I1 कितना है 2/3, यही होगा अगर इसको कह दो 2/3 होल स्क्वायर इंटू R1, R1 कहाँ गया, ये है R1 100, दोनों एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई करके 2 से 3 से डिवाइड करो या 400/3 कर दो। V1 I1 है 2/3, V1 फर्स्ट के क्रॉस आया, फर्स्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा था V1? 400/9 हाँ ये 9 होगा, तभी मैं कहूँ कि दोनों से सेम आना चाहिए। नहीं सर, नहीं स्क्वायर में वो तो सही लिखा है 2/3, ऊपर 2/3 लेना, नीचे स्क्वायर रूट लगाना है। ये 2/3 होल स्क्वायर है, 4/9 होगा, 400/9 होगा ना, 400/9 is same as 66.7 into 2/3, ये आ जाएगा 44.4 वाट। इसका मतलब जो बल्ब ग्लो करेगा फर्स्ट बल्ब, वो 44.4 वाट के इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, जबकि फर्स्ट बल्ब का रेटेड कितना है, फर्स्ट बल्ब का वो रेटिंग कितना है 100 वाट। ये तब होता जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता 100 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 66.7, तो कितना होगा 44.4 वाट या 44.4 जूल पर सेकेंड। सेकेंड कहें P2 डैश, सॉरी P2 और P सेकेंड बल्ब और फिफ्थ बल्ब, P2 और P2 डैश और P5 डैश विल बी 0, इनका पावर क्योंकि ग्लो ही नहीं कर रहे हैं दोनों, तो 0 पावर हो गया। अब बचा हमारे पास R4, R4 को डायरेक्टली कह सकते हो जब उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 200, तो 100 जूल पर सेकंड होगा। P4 डैश कह सकते हो, ये होगा 100 जूल पर सेकंड या 100 वाट की इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। ये हमने P1 डैश फर्स्ट बल्ब लिखा, थर्ड बल्ब भी ग्लो करेगा। P3 डैश कहोगे तो I1 स्क्वायर इंटू R3 कह सकते हो, या सेकेंड जो थर्ड बल्ब है उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 133 V3 स्क्वायर बाई R3, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही लिख सकते हो, तो I1 है बेटा आपका 2/3 4/9 इंटू R3 है 200, 800/9, ये हो गया 88.9 88.8 वाट, ये हो गया थर्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बल्ब की इंटेंसिटी होगी जिससे ग्लो करेगा 44.4 वाट, इसकी इंटेंसिटी होगी जो ग्लो कर रहा होगा 44.4 वाट से, थर्ड बल्ब ग्लो कर रहा होगा 88.8 वाट से, ये जो ग्लो कर रहा होगा, और जो फोर्थ बल्ब होगा वो ग्लो कर रहा होगा, फोर्थ बल्ब 100 वाट से ग्लो कर रहा होगा, 100 जूल पर सेकंड की डिसिपेट कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी हुई, फोर्थ बल्ब की, उसके बाद किसकी हुई, थर्ड बल्ब की, फिर किसकी हुई, फर्स्ट की। तो कभी कभी पूछा जाता है कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। कभी कभी कहा जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले बल्ब 4 हो जाएगा, फिर बल्ब 3, फिर बल्ब 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बल्ब 1, फिर बल्ब 3, फिर बल्ब 4। समझ में आ गई बात बेटा?
यही किया था अभिषेक आपने? यस सर, यही करना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों में से कोई एक मुझसे पूछो, एक फिर करना अपने आप। ऋत्विक बेटा, जो दोनों में से है सेकंड थर्ड, उसमें कोई एक मुझसे पूछो फिर। बाकी दोनों तो इसी टाइप का मैं खुद कर लूंगा। हाँ गुड, वेरी गुड। एक बार ट्राई करना, यस अपने आप करना, यही कॉन्सेप्ट यूज करना सब में। बस कोई एक चीज पूछा जाएगा तुमसे, एक चीज कुछ केवल पूछा जाएगा, बस इतना नहीं पूछा जाएगा। इतने में तो 3 पार्ट हो जाएगा, फिर तो करीब जैसे वो कंप्रेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर इतना पूछा गया, मतलब 2 बल्ब के बाद 2 चीज पूछा गया, तो फिर वो 8 नंबर या 3 पार्ट होगा, 12 मार्क्स इस तरह देके जाएगा। जनरली एक रहता है सिंपल, 2 एक बल्ब 3 बल्ब से ज्यादा नहीं कनेक्ट करते हैं। मिटाएं इसको, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो फिर। इसी तरह से होगा, अटेम्प्ट कर लेना, नहीं होगा तो पूछना, बताऊंगा। कहीं भी क्वेश्चन देखना तुम्हें। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें नोट कर लिख लो पहले। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। कभी ऐसा भी रहेगा कि जैसे कह दिया जाए 3 इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको नोट कर लेना। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट, 200 वाट, 50 वाट ऐसे कहा जा रहा है। इसका मतलब वोल्टेज अगर नहीं दिया है तो तीनों का हम सेम मानेंगे, तीनों का वोल्टेज सेम लेंगे। और कुछ नहीं दिया है तो हम फिर 220 वोल्ट लेंगे अगर जरूरत पड़ी और गिवन नहीं है क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात? और बल्ब का अगर केवल वोल्ट वाट की बात किया जा रहा है तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेंगे, मतलब पोटेंशियल V मान लेंगे, और वही वाट जो पावर दिया होगा वो लिख देंगे P। तो जो रेजिस्टेंस होगा V²/P कर देंगे तो V के टर्म में रेजिस्टेंस आएगा। इसका मतलब V की जरूरत नहीं होगी, फिर अपनी तरफ से हम बल्ब नहीं फ्यूज करेंगे। समझ पा रहे हो? कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता तो इसको नोट कर लो। If in question only wattage is given, what is given, we will consider V volt for each bulb, हर बल्ब के लिए हम पोटेंशियल जो लेंगे, रेटेड वोल्टेज वो सेम ले लेंगे V, और बल्ब को फ्यूज नहीं करेंगे। तो जब तुम लिखोगे V = V²/R होता है, तो R क्या लिखोगे? V²/P। P केवल दिया है तो V²/P लिखोगे। सपोज 100 वाट, फॉर 100 वाट तो लिखोगे 100। तो जो R आएगा वो V के टर्म में आएगा, बाद में V हट जाएगा। इसका मतलब कहीं पे जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से नहीं बल्ब को फ्यूज करने लगेंगे, ठीक है? अगर कहीं V की जरूरत भी है तो विल कंसीडर 220 वोल्ट। लिख लिया? स्क्रीनशॉट लो। अब ध्यान से सुनना अगला। ऐसा नहीं हो सकता कि पावर ना दिया हो, मतलब ये नहीं कि पावर नहीं दिया तो पावर अपने आप ले लेंगे। भाई हीटर होगा तो 1000 वाट 2000 वाट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब होगा 100 वाट होता है, 200 वाट होता है, 60 वाट होता है, 40 वाट होता है। 0 वाट जो कहते हैं, 0 वाट कुछ नहीं होता है, 0 होता ही नहीं। 0 वाट होता तो 0 वाट में क्या करोगे आप? कितने भी बल्ब जलाओ कोई बिजली बिल ही नहीं आएगा। बिजली बिल के नाम याद आ गया, 2 मिनट और देखो। इसे मिटाएं इसको। यस सर। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो देखो यूनिट में आता है। उसमें कहा जाता है कि पर यूनिट चार्ज 7 रुपीज है, 200 यूनिट तक, मतलब जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता।
हर जगह का अलग अलग होता है। तो जैसे होता है कि 200 यूनिट तक 7 रुपीज़ है, फिर 200 400 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़, तो पर यूनिट कहा जाता है। तो वो यूनिट क्या है? तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर is 1 unit of electricity bill। जो हम कहते हैं कि वह 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट इस बार बिजली बिल आया। जनरली देखो बातचीत में यही पूछा जाता है, कोई ये नहीं पूछता है कि कितने घर में पंखे चल रहे हैं, कितने एसी चल रहे हैं, कितने ट्यूबलाइट है, कहते कितना बिल आया। मतलब जनरली तो किसी का 1000 यूनिट आया, कोई कहेगा इतना ही यूनिट आया। तो यूनिट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब 1 किलोवाट आवर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट आवर शॉर्ट फॉर्म में। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, समझ सकते हो नाम से ही, 1 × 10⁻³ वाट। ये हो गया वाट, किलो की जगह पे। आवर मतलब हो गया कि 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड, मतलब हो गया कि 1000 वाट मतलब जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। इसको कहेंगे 1000 से 3600 कहेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, एनर्जी के टर्म में कहा जाए। इसका मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी डिसिपिएट हुई या इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो हम कहेंगे कि कितना यूनिट बिजली बिल आई? 1 यूनिट। समझ पा रहे बात को? ऋत्विक बेटा बोलो, समझ में आ रही बात? यस सर। मतलब 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड होगा। तो सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये 1/10³ इंटू 3.6 × 10⁻3, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। इतनी एनर्जी जब डिसिपिएट हुई तो जो मीटर होगा, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इतना जूल एनर्जी जब हम कंज्यूम करते हैं तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। तो सिंपली, लेकिन बिल जो आता है वो किलोवाट आवर में यूनिट मेजर करते हैं। जैसे कहा जाए, ये भी मालूम होना चाहिए, अगर कहा जाए मान लो कि 10 फैन, जो घर में पंखे होते हैं 100 वाट के हैं, 100 वाट के, 5 एसी 1000 वाट, प्लस लाइट्स कह दिया जाए, लाइट्स टोटल मिला करके हम कहें 200 वाट इन ए डे। एवरेज जो है वो है 10 आवर, 10 आवर ऑपरेट होते हैं। तो 30 days of month, find electricity expenses, electricity bill given 7 rupees per unit। जो आपको कैलकुलेट करना 7 रुपीज पर यूनिट से कितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। 30 डेज मंथ है, एक महीने का कितना आएगा ऑन एन एवरेज। ये दिन में 10 आवर ये चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? तो ऋत्विक समझ में आ रही बात?
10 फैन 100 वाट के, 5 AC 1000 वाट के, लाइट जो जल रही है 200 वाट की, 30 डेज, ये इन ए डे एवरेज, इन ए डे 10 आवर, इन ए डे या 10 आवर पर डे कह देते, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 10 आवर पर डे, ऐसे भी कह सकते थे। तो 10 आवर पर डे ये ऑपरेट होता 30 डेज का मंथ है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कितना आएगा, पर यूनिट का चार्ज है 7 रुपीज। तो बेटा पहले किलोवाट आवर लिखो पूरे महीने का, एक दिन का किलोवाट आवर लिख दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल यूनिट आ गया 26.57 10 power 4 कितना, 26.57 10 power 4 rupees। 26.7 into 10 power 4, तो इसका मतलब हो गया हैं? गलत हो गया। नहीं गड़बड़ हो गया, 2,60,000 हो जाएगा यार। सर वो लाइट कितने हैं? लाइट का जरूरत नहीं है, टोटल लाइट के दिया है, टोटल, अच्छा ठीक। हाँ टोटल दिया है, टोटल लाइट जो है उनका 200 वाट है। सर 1680 16 देखो बेटा 10 फैन है 100 वाट के, तो हम कह सकते हैं कि 10 घंटे चल रहे हैं इन ए डे, यूनिट टोटल यूनिट इन 1 डे, टोटल यूनिट इन 1 डे इज इक्वल टू, अब देखो 10 फैन 100 वाट के हैं, या हम कहते हैं एक, तो कितना वाट ये हुआ 100 into 10 1000 वाट, इसका मतलब फैन जो है वो 1000 वाट, टोटल जो फैन बिजली कंज्यूम कर रहा है वो 1000 वाट कर रहा है, 1000 वाट मतलब 1000 वाट, या हम कहते हैं कि कितना किलोवाट हुआ, बोलो बेटा, 1 किलोवाट हुआ, तो 10 फैन ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा और कोई बात नहीं। 10 फैन है 100 वाट के, तो 10 फैन टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं 1000 वाट, 1000 वाट मतलब हो गया कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, समझ में आ रही बात बेटा, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट, तो ये हो गया 1 किलोवाट इंटू 10 इन ए डे, 10 आवर पर डे, एक अगर ये 1 किलोवाट 1 घंटे ऑपरेट होगा तो 1 किलोवाट आवर हुआ ना बेटा, 1 किलोवाट आवर, तो ये टोटल हुआ 1000, तो हम कहेंगे 1 किलोवाट, इसको क्या कह सकते हैं किलोवाट आवर में 10 into 100
1000 वाट का मतलब हो गया 1 किलोवाट इंटू 10 किलोवाट आवर हो गया। 10 किलोवाट आवर एक दिन में जो फैन के कारण यूनिट आएगा वो 10 किलोवाट आवर या 10 यूनिट। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। 10 किलोवाट आवर ड्यू टू फैन। 5 एसी हैं तो 5000 इसको हम कह सकते हैं 5 किलोवाट। एक घंटे के लिए 5 किलोवाट आवर। कितने घंटे? 50 किलोवाट आवर पर डे की बात कर रहे हैं ड्यू टू एसी। टोटल लाइट 200। लाइट के कारण हम कहेंगे 200 वाट, तो मतलब इसका हो गया 0.2 किलोवाट। 0.2 इंटू 10 तो 2 किलोवाट आवर। समझ पा रहे हो बात बेटा? 200 वाट मतलब 0.2 किलोवाट इंटू 1 तो 0.2 किलोवाट आवर। 1 आवर में 0.2 यूनिट इंटू 10 तो इन्हें डे लिख रहे हैं, इन्हें 1 डे तो क्या होगा 2 किलोवाट आवर। ये हुआ लाइट, ये हुआ इन 1 डे। कितना किलोवाट आवर यूनिट हो रही है? 10 प्लस 50 60 प्लस 2 62 किलोवाट आवर पर डे। कितने डेज का हमें कैलकुलेट करना है? 30। फॉर मंथ हो जाएगा 30 इंटू 62 किलोवाट आवर। या हम कहेंगे 30 इंटू 62 यूनिट। 1 यूनिट के चार्ज कितने हैं? 7 रुपीज। तो टोटल जो बिल आएगा, टोटल एक्सपेंसेस जब लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस इन ए मंथ, टोटल एक्सपेंसेस फॉर मंथ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टोटल एक्सपेंसेस फॉर मंथ 30 इंटू 62 इंटू 7 रुपीज। कितना आ गया बेटा ये? 13,020 रुपये। यही आया? यस। यही आया था अभिषेक? पहले नहीं आया था, बाद में आया था। चलो ठीक है, अब समझ में आ गई बात। मैं एक ही क्वेश्चन में मतलब इस तरह से मैक्सिमम जो ये ट्विस्ट कर सकते हैं, बाकी समझ गए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पे ज्यादा फिजिक्स वही बात है, अगर तुम्हें पता है तो क्या है, एक बल्ब की जगह 10 बल्ब, 10 जगह फैन दे दिया, फैन नहीं, एसी नहीं, गर्मी सीजन है तो हीटर दे दिया, 1000 वाट के 2000 वाट के 10 घंटे चला दिया, नहीं 20 घंटे चला दिया। तो जस्ट वही बात है, केवल थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, बाकी जब पता है तो कैलकुलेट कर लोगे। ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है इधर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया सर। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, एडवांस के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बीटेक में भी पढ़ोगे, लेकिन जब हम वीएम पढ़ा देंगे तो बीटेक में भी जब आएगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये रहता है वहां पे भी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये क्या होता है? देखो, अगर मान लो कोई एक रेजिस्टेंस, सिंपली ये हम दिखाएं, एरो दिखाने मतलब हो गया कि दिस रेजिस्टेंस कैन बी वेरिएबल रेजिस्टेंस, चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू।
तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर बेटा वेरिएबल है तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 0 to infinite। हाँ, वेरी गुड। 0 to इनफाइनाइट। 0 हो जाएगा कि अगर यही बात हो जाए एक वायर, मतलब वायर का मतलब ऐसे भी कह सकते हो दैट इज सेम है, कुछ भी रेजिस्टेंस है और इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, नाम सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट। मतलब ये रेजिस्टेंस कुछ भी है R, ये है 0, इसके पैरेलल में हो गया, A और B के बीच अब लिखना है इक्विवेलेंट। तो RAB लिखना हमने क्या बताया था, R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही बताया था ना। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ये आ गया 0, इसका मतलब RAB A और B के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 हो गया, इसको कहते हैं शॉर्ट हो गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि अगर कहीं पे भी रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है R, एक रेजिस्टेंस है R, EMF सोर्स कनेक्ट किया, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I हो जाएगा E/2R। 2R हुआ क्योंकि R की जगह पे 2R लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस है E/2R। लेकिन अगर इसी में इफ एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस है R, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वायर लगा दिया जाए, अब करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, I डैश हो जाएगा E/R। E/R इसलिए हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रॉन बहुत स्मार्ट होते हैं, आदमी गलती कर सकता है, ये नहीं कर सकते हैं। इधर जाएंगे, जब करंट जा रहा है इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब कह दो इस पाथ में टेररिस्ट है, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट कर रहे हैं, उनको फ्लो करने से रोक रहे हैं। दूसरा पाथ एकदम स्मूथ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल सिक्योरिटी है, सो कॉल्ड ग्रीन जोन। खैर, तो ये I डैश, तो टोटल करंट इधर से जाएगा और ये करंट इधर जाएगी, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया 0। यहाँ पे एक वायर हो जाएगा, केवल ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस R बचा, EMF E है, तो करंट हो गया I डैश इज E/R, ये करंट हो जाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 0 करते हैं तो ये वायर की तरह बिहेव करेगा, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहें, अगर ये ब्रेक कर गया, मतलब इतनी वैल्यू हमने बढ़ा दी इसका कि इनफाइनाइट होगा, इसको हम कहेंगे RAB, बताया था अभी, प्रूव किया था ना, ओपन कर दिया तो इनफाइनाइट। इसका मतलब R की वैल्यू जो वेरिएबल होगा तो बहुत लार्ज कर देंगे। इनफाइनाइट मतलब बेसिकली नॉट डिफाइंड टर्म होता है, बहुत ज्यादा का मतलब हो गया कि उसकी वैल्यू लार्ज कर दी गई। इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली 0 से 0 तो कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। R जो वेरिएबल होगा लेस देन इन्फिनिटी। इनफाइनाइट के भी इक्वल कब होगा, इक्वल इसलिए कह रहे हैं कि नहीं क्योंकि वो डिफाइंड ही टर्म नहीं है, जो नॉट डिफाइंड है उसके बराबर का मतलब नहीं होता, अप्रोचिंग टू, वो किसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम वेरी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो 0 कर देंगे, वायर कनेक्ट कर देंगे, 0 हो गया। ब्रेक कर दिया तो बेसिकली रेजिस्टेंस की बात ही नहीं रहेगी, वो तब उसको हम वर्ड टर्म यूज करते हैं ओपन सर्किट, इसी को कहते हैं ओपन सर्किट। तब वो रेजिस्टेंस वाली बात नहीं रह जाती, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्लियर बिल्कुल? इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ EMF सोर्स है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R।
इस तरह से जनरली दिखाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि सेल, ये एक सेल है, सेल का ही ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मतलब सेल के अंदर का पार्ट है, इसलिए डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं। नहीं रहेगा तो मेंशन रहेगा, कहीं कहीं डॉटेड लाइन नहीं रहेगी तो मेंशन रहेगा कि इज सेल हैविंग ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो उसको हम कहते हैं ईएमएफ सोर्स। आइडियल ईएमएफ सोर्स उसको कहते हैं आइडियल ईएमएफ सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर कहा गया कि आइडियल ईएमएफ सोर्स, तो उसका फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं 0। आइडियल ईएमएफ सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, अब इसमें करंट क्या होगा, लेट वेरिएबल रेजिस्टेंस बी आर, किसी इंस्टेंट पे जो चेंज कर रहे हैं, लेट वेरिएबल रेजिस्टेंस बी आर, तो हम कहेंगे करंट आई क्या लिखोगे बेटा, ई अपॉन आर प्लस आर। इसमें वेरिएबल क्या होगा, कैपिटल आर, अभी मतलब इसकी वैल्यू मान लेते हैं आर, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तो कांस्टेंट होंगे। अब हम कहें कि कैपिटल आर में हीट डिसिपिएट कितना हो रहा है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम हीट डिसिपिएशन कितना है, तो हीट डिसिपिएशन पर सेकेंड, या हम कहें पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस आर, तो हीट डिसिपिएटेड पर सेकेंड, हीट डिसिपिएटेड पर सेकेंड इन आर, और पावर कंज्यूम बाई आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, यही हो गया बेटा। इसको हम जनरली डिनोट कर देते हैं आर पावर कंज्यूम, पी आर दिखा देते हैं, लिख सकते हैं पी आर। तो आई स्क्वायर बाई आर कहेंगे तो आई, हाँ ई अपॉन आर प्लस आर, ये भी स्क्वायर हो गया बेटा, करंट का स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया। तो इसको हम कहेंगे पी आर, मतलब पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस आर, या हम कहें ईएमएफ सोर्स पावर ट्रांसफर कर रहा है, जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है कौन दे रहा है, ईएमएफ सोर्स। वर्क कौन कर रहा है, ईएमएफ सोर्स, तो वर्क ये कर रहा है और कंज्यूम ये कर रहा है, इसका मतलब यही इसको पावर दे रहा है, पावर ट्रांसफर कर रहा है, उसी को वर्ड यूज करते हैं पावर ट्रांसफर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पी आर आएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। पी आर की वैल्यू ये आ गई, पी आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब बताओ कि जब कैपिटल आर 0 होगा तो पी आर कितना होगा, सब लोग बताओ। आर, कैपिटल आर अगर 0 है, पी आर की वैल्यू कितनी होगी, इफ कैपिटल आर इज 0, तो पी आर बेटा लिख सकते हो ई स्क्वायर इंटू 0 अपॉन स्मॉल आर प्लस 0 होल स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इंटू 0 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 0 आ गया। अगर आर हम कहीं इनफाइनाइट होगा तब कितना होगा, इफ कैपिटल आर इज इनफाइनाइट तब पी आर कितना होगा, हाँ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। यहाँ पे वैल्यू रखोगे कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, नॉट डिफाइंड। लेकिन इसी को अगर तुम कह दो कि इनफाइनाइट मतलब ये ब्रेक कर गया, तभी तो हम कहेंगे इनफाइनाइट बेटा।
ये आर है, ये आर है, अभी हो गया इनफाइनाइट भाई जो वेरिएबल था, तो उसमें पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा? 0। बिल्कुल, तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं। फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स सब्जेक्ट में लिमिट नहीं निकालने लगेंगे। मैं तो एक बताया तुम्हें कि जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो है क्या चीज, समझ रहे हैं? मैथ में ऐसे नहीं लिख सकते हो, वहां तुम्हें लिमिट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। तो ये हो गया कि फिर आ गया PR 0, PR 0 हो गया। अब क्या कहेंगे? अब एक बात देखो कि अगर R की वैल्यू 0, अगर R की वैल्यू हम कहें थर्ड केस, इफ R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, तब PR 0 होगा? 0 नहीं होगा। इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी? यस। फाइनाइट वैल्यू होगी और वैल्यू भी बता सकते हो भाई। जब ये R है, इसकी वैल्यू मतलब हम कह दें कि कोई भी वैल्यू है, लेट रेजिस्टेंस बी आर, तो उस केस में आप कहोगे वही जो हमने कैलकुलेट किया है, E²/R+R² इंटू R, ये वैल्यू हो गई, इसको फर्स्ट कह दिया जाए। समझ रहे हैं बेटा? यस। तो इसको फर्स्ट कह दिया जाए। अब क्या हो जाएगा? देखो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि जब R की वैल्यू 0 है, जब कैपिटल R 0 है तो इसमें पावर ट्रांसफर 0 हो रहा है। जब R इनफाइनाइट है तब भी 0 हो रहा है, लेकिन R की कोई वैल्यू है तो 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? पावर ये बात है कि 0 से बढ़ा होगा कभी, फिर उसके बाद 0 हो रहा है। इसका मतलब बढ़ करके फिर डिक्रीज किया, यही तो हुआ मतलब। यस सर। तो हम कहेंगे कि अगर इसका हम ये देखें, पावर ट्रांसफर इन रेजिस्टेंस R, इसको ले लें एक्स एक्सिस पे, इसको ले लें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, अगर उसमें हम ग्राफ ड्रा करें, इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और पावर जो ट्रांसफर हो रहा है रेजिस्टेंस R में उसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा। हो गया? सर। यस। अब एक बात देखो यहाँ पे, ये इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहें E²/R+R, E²/R+R होल स्क्वायर इंटू R। अब इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? R। अब हम कहें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R PR इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जब R 0 था तो 0 पावर ट्रांसफर हो रहा था, जब R इनफाइनाइट था तब भी 0 हो रहा था। तो R की कोई एक वैल्यू होगी कि जब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो रहा है, यहीं से वर्ड आया पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी आगे बात बताएंगे, क्योंकि बार बार अब क्या हो गया, बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल R PR इज मैक्सिमम, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x जब लिखते हो, कोई फंक्शन होता है x y का, तो हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम, तो क्या करते हो dy by dx 0 लिखते हो, तो x की वैल्यू आती है ना, तो x की वैल्यू आती है, उसको x1 कहते हैं। उस वैल्यू पे हम कहेंगे कि मैक्सिमम हो रहा है। और कैसे चेक करते हो? सेकंड डेरिवेटिव निकाल के। मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो कि नहीं अभी 12th में? 11 मतलब अब बेसिक बताया गया है, पढ़े हो कि नहीं ऋत्विक? 12th में नहीं, मतलब पहले मालूम है, बेसिक बता। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं
अब जो जैसे ये डी, पहले हम क्या करेंगे कि y, मान लो कि y x का फंक्शन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x y मैक्सिमम और मिनिमम, तो dy बाई dx जीरो करेंगे, x की वैल्यू आएगी, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ x इट विल बी मैक्सिमम, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ x दैट विल बी मिनिमम। यही तो कहते हैं, याद आ रही है बात? तो खैर हम वहां पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कहें फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ आर पी आर इज मैक्सिमम, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, इक्वेट करेंगे जीरो के, तो जो आर वेरिएबल होगा वो आर आएगा। मैं डिफरेंशिएट करूं, स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट कर देते हैं। लिख लिया ये? अब देखो यहाँ पे हम अगर हम कहें कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ आर पी आर इज मैक्सिमम, इसका मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी पी आर बाई डी ई स्क्वायर डी बाई डी आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x अपॉन फंक्शन y, या हम कहें fx अपॉन gx है, तो क्या लिखते हैं? जैसे कोई भी पता होगा, हमको लगता है बेसिक तो डिफरेंशिएशन बेटा पता है ना, डी बाई डी एक्स fx बाई gx, तो कैसे लिखते हो? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यही तो लिखते हो बेटा, याद है? ऋत्विक बेटा मालूम है? ये पढ़ा है कि नहीं? ऋत्विक, हाँ, ये इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखना है ई स्क्वायर, और इसको इक्वेट करना जीरो के, तो डिनोमिनेटर आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो कहेंगे इंटू 2 टाइम आर प्लस आर इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 कैपिटल आर, आर हो जाएगा स्मॉल आर का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो आर प्लस आर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात ना बेटा? तो जब इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हो जाएगा आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहां से लिखोगे आर प्लस कैपिटल आर कॉमन ले लिया जाए, ये हो गया आर प्लस कैपिटल आर माइनस 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। कैपिटल आर की वैल्यू एक आएगी माइनस आर और एक आएगी आर की वैल्यू प्लस आर, नेगेटिव नहीं हो सकता, रेजिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो आर की वैल्यू आर के बराबर आ गई। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, तो अब फंक्शन जो होगा इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो कुछ ऐसे आएगा। ये जब आर कैपिटल आर जा रहा है इनफाइनाइट पे, तो पी आर इज टेंडिंग टूवर्ड 0, पी आर इज टेंडिंग टूवर्ड 0, पी आर इज टेंडिंग टूवर्ड 0। कब? जब आर की वैल्यू हो रही है आर। कोई ये कहे कि ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, देखो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये पॉइंट पे इनफाइनाइट
टेंजेंट बनेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये पॉइंट इस तरह से रहेगा कर्व, तो ये डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए ये वाला कर्व नहीं होगा, इसका ग्राफ आ गया। और ये कब मैक्सिमम हुआ वो भी वैल्यू तुम्हें पता लग गई। समझ में आ रही बात? यस सर। क्या हुआ? लिख लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर? बेटा इसको यस सर। मतलब ये हो गया देखो बेटा, अगर हम E की वैल्यू दे दें, लेट इसी में दे रहे हैं E इज 100 वोल्ट, R इज 5 ओम, स्मॉल r इंटरनल रजिस्टर, तो बताना फाइंड। अब यहाँ पे देखो PR की वैल्यू लिख रहे हैं, फॉर R इज इक्वल टू 0, PR इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि R शॉर्ट सर्किट हो गया, अभी देखा हम लोगों ने 0 होगा। R की वैल्यू बेटा ध्यान देना, R इज 1 ओम, तो हम PR लिख सकते हैं I क्या होगा? 100 अपॉन 5 प्लस 1, ये करंट हो गया, होल स्क्वायर इंटू 1। ये समझ में आ रही बात बेटा ना? E स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू कैपिटल R। ये वैल्यू आ गई 100 इंटू 100 अपॉन 36। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ गई जरा बताना। तीसरा लिखो, R की वैल्यू है 3 ओम, तो PR हो जाएगा 100 होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 3। ये बताओ अप्रोक्सीमेट कितना आया? मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 64। ये कितना आया? ये न्यूमेरिक वैल्यू दे करके तुम्हें क्लियर कर रहे हैं, बाकी जरूरत इतना नहीं था। कैपिटल R की वैल्यू 5 ओम कह दें, तो PR कितना आया? 100 होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 5 होल स्क्वायर इंटू 5। ये अप्रोक्सीमेट लिखो। फिफ्थ कहें, R की वैल्यू 10 कह दें, तो PR आया 100 अपॉन 5 प्लस 10 होल स्क्वायर इंटू 5। तो ये हो जाएगा PR इज 100 अपॉन 100, सॉरी ये हो गया 100 होल स्क्वायर, 100 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 5। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ बेटा, जरा सबका लिखो फटाफट। फर्स्ट हमने लिख दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिखो। लिख लिया? सर वो ई सब में 100 ही होगा ना? हाँ बेटा, हाँ E तो वही रहेगा, स्मॉल r भी वही रहेगा, केवल कैपिटल R वेरी करा रहे हैं।
अभिषेक कितना आया? सेकंड थर्ड है, वैल्यू बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 290 सेकंड में अप्रोक्सीमेट। अरे इसका कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया 25/9, ये हो गया 2500/9, अप्रोक्सीमेट हो गया 18 277.7 वाट, मतलब जूल पर सेकंड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आई। इसकी वैल्यू कितनी आई? 251 है? नहीं सॉरी 253 ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 155 क्लोज। 155 क्लोज। नहीं भाई, इससे ज्यादा आएगा, 277.7 से ज्यादा आएगा ये। सर 468। हाँ, अप्रोक्सीमेट 468 आ गया। अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं वॉट। अब जो बताना चाह रहे हैं वो देखो, बिल्कुल पास में हम पहुंच चुके हैं। ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट? इसको हम कह सकते हैं ये तो हो गया 100 × 100 × 5 अपॉन, ये वैल्यू बेटा अपॉन हम कह सकते हैं 10 × 10, ये तो 500 आ गया ना बेटा? ये 500 आ गया, ये अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट आ गया, ये एग्जैक्ट 500 वाट आ गया। अब देखो ये लास्ट वाला फिफ्थ बताओ अप्रोक्सीमेट कितना आया? हंड्रेड इंटू 100 अपॉन 45, 100 इंटू 100 अपॉन 45, मतलब 2000/9, 3.4 समथिंग। 2000/9, 222.2। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ हमारा समझाने का जो मतलब था, बस देखो ये पर्पस सॉल्व हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम जीरो किए थे तो ये जीरो था, ध्यान दो, PR, फिर PR हुआ 277, जैसे जैसे हम R को बढ़ा रहे हैं, R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 1, 3 किया तो 468 आया, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? 5 किया तो 500 आ गया, लेकिन जैसे 5 के बाद फिर हमने बढ़ाया तो फिर डिक्रीज कर गया, कि प्रूफ हो गया। तो हमने ग्राफ ड्रा किया था, बेसिकली जो ग्राफ ड्रा किया था रेजिस्टेंस R वर्सेस PR, पावर ट्रांसफर इन रेजिस्टेंस R, वो क्या था? यहाँ से इंक्रीज किया, उसके बाद फिर डिक्रीज किया, मतलब R की वैल्यू जब हमारा वेरिएबल स्मॉल r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर कहाँ पे है? दैट इज स्मॉल r, तो मैक्सिमम वैल्यू आई, इससे ज्यादा नहीं आया। हम कैपिटल R लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आके फिर डिक्रीज कर गया, तो PR ये मैक्सिमम हुआ, PR मैक्सिमम आया। R की वैल्यू जब स्मॉल r के बराबर हो गई, उसके पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज करने लग गया। जब R इनफाइनाइट होगा फिर टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। इसको पूरा रिवाइज करना, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे। अभी ये स्टार्टिंग था, अभी ये स्टार्टिंग था बेसिक, उसके बाद फिर बता देंगे। तो मतलब ऐसे नहीं, अभी ये तुम समझाने के लिए इतना सा कैलकुलेट किए, ठीक है? हाँ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना बेटा, डेली डेली रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। हम फिजिक्स इधर मतलब थोड़ा आगे कर दे रहे हैं, केमिस्ट्री होगा तो। अभी कहीं कर रहे हो केमिस्ट्री की नहीं बेटा ऋत्विक? ऋत्विक जी सर। कहीं अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या अभी नहीं कर रहे हो?
मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो उधर फिजिक्स क्लास थोड़ा कम कर देंगे। अभी फिजिक्स मतलब मैथ पे जैसे भी जो भी कर रहे हो तो दोनों पे फोकस करके बराबर चलते रहो। एक इसका टाइम यूटिलाइज करो। मैं तीनों सब्जेक्ट रहता थोड़ा कम रहता, इसमें जो है इतना पूरा रिवाइज करके पक्का करके रखो। उनका ठीक होगा, वीकनेस है, बाकी सब वही लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। खुश रहो।